हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश पारिक एंड आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी, एक तो पैथेटिक का मतलब आपको वो नहीं लेना है जो आजकल आप लेते हैं। जब कोई बहुत बुरी कंडीशन होती है तो हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं कि वो तो पैथेटिक कंडीशन है। द वर्ड पैथेटिक हेयर हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड पैथोज। इसको पहले आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और फैलेसी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है। फैलेसी मीन्स द आर्ग्यूमेंट विच सीम्स ट्रू बट एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। इसका मतलब है कि पैथेटिक फैलेसी या पैथेटिक फैलेसी, इसका प्रोनाउंसिएशन पैथेटिक होता है। पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है कि पैथोज जनरेट करना कितना सही है। और लिटरेचर में जब हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, बड़े बड़े राइटर्स ने पर्सोनिफिकेशन किया है, जैसे आपने देखा होगा रोमांटिक राइटर्स हैं, जैसे कि फ्लावर्स डांस कर रहे हैं। अब फ्लावर्स तो कभी डांस नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि जॉन रस्किन ने 1856 के अंदर इस फ्रेज को इन्वेंट किया था। पहला क्वेश्चन जो नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुआ, और उसमें पैथेटिक फैलेसी में इट सिग्निफाइज एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने फ्लावर्स का नाम लिया, तो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेचुरल, दैट अस्क्राइब्स टू देम ह्यूमन इमोशंस। फ्लावर्स हंस रहे हैं, पेड़ झूम रहे हैं, समुद्र का जो फोम है वो रोता हुआ तैरता हुआ जा रहा है। दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश आर वेरी कॉमन, यू मस्ट हैव हर्ड देम एंड रेड देम। वो जो सेंसेशंस हैं, वो जो कैपेबिलिटीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में दिखाई जाती हैं, उनको जॉन रस्किन ने नेगेटिव तरीके से सिखाया। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो रस्किन इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न पेंटर्स। तो एक तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पैथेटिक फैलेसी का मीनिंग पूछेंगे आपसे, दैट ये एक पैथोस को जनरेट करना। पैथोस का मतलब है इमोशनल बनाने की कोशिश करना, जो जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा जरूरी दिखा दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के 1856 में उन्होंने मॉडर्न पेंटर्स नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया। तीसरा इसका मीनिंग पूछ लेंगे। अब एग्जांपल देखिए, द एंग्री स्टॉर्म बीट अपॉन द शोर। अब बताइए, एंग्री जो स्टॉर्म है उसकी जो तीव्रता है, उसका जो तेजी है, उसको राइटर ने एंगर से दिखाया है। अब आते हैं आगे कि ये गलत है। अब देखिए, दूसरी पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं कि राइटर इसके बारे में हमें क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद है कि रस्किन का ओरिजिनल व्यू क्या था। जॉन रस्किन का, जॉन रस्किन को सेज क्रिटिक बोलते हैं। आप सभी लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सेज क्रिटिक का मतलब होता है, हमारे विक्टोरियन एज में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं जिसमें जॉन रस्किन का, मैथ्यू आर्नल्ड का नाम और टॉमस कार्लेल का नाम, 3 नाम फेमस है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनको सेज क्रिटिक्स कहा जाता है, मींस हाईली नॉलेजेबल एंड सेंसिबल माइंड से क्रिटिसिज्म करने वाले राइटर्स। तो जॉन रस्किन ने क्रिटिसाइज किया है पैथेटिक फैलेसी को, क्योंकि फॉर रस्किन ट्रुथ वाज द प्राइमरी क्राइटेरियन ऑफ आर्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आर्ट का मतलब झूठ नहीं है। आप आर्ट के थ्रू किसी झूठ को नहीं परोस सकते। सेकेंड इज देयरफॉर ही यूज्ड द टर्म डेरोगेटोरियली। इट मीन्स, एक और ये क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिंक करके समझाता हूँ कि नेट में और जेआरएफ में ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था नेट में कि क्या डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल वर्ड को पॉजिटिवली यूज किया है। तो उन्होंने, वहाँ पे क्वेश्चन था कि नहीं, मेटाफिजिकल पोइट जब वर्ड यूज किया गया है तो वो डेरोगेटरीली। डेरोगेटरीली का मतलब होता है नेगेटिव तरीके से, थोड़ा सा नाक भौं सिकोड़ते हुए, अच्छा ना मानते हुए यूज किया है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि सच डिस्क्रिप्शंस डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, यानी कि जो चीजें हैं वो हमारे सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाती हैं इसके थ्रू। इसका मतलब है कि कवियों को बचना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे प्रेजेंट अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसका मतलब है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इसमें लिंक करता हूं कि टी.एस. एलियट ने भी ऐसे ही मना किया है हमें अपना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, कि कवि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसके बहुत सारे इमोशंस आए हुए हैं और वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से लिंक करता है तो अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि हम देखते हैं कि जॉन रस्किन का जो व्यू है वो टी.एस. एलियट से भी मिलता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। मतलब कि उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि अगर हम दुखी है तो हमें सारा संसार दुखी लगता है, और हम खुश हैं तो हमें लगता है कि
सब लोग खुश क्यों नहीं है, इसका मतलब है कि ये गलत है, आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो। तो दे रिफ्लेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फॉल्स अपीयरेंसेस। तो इस तरह से जब आप पैथेटिक फैलेसी करते हो, इन एनिमेट चीज़ों के अंदर एनिमेट इमोशंस दिखाते हो, तो वो गलत माना जाता है। अब की आइडिया क्या है कि ह्यूमन इमोशंस आर प्रोजेक्टेड ऑन टू नेचर, हमारे इमोशंस को नेचर पर जबरदस्ती थोप देना एंड मेकिंग द डिस्क्रिप्शन इमोशनली पावरफुल बट फैक्चुअली इनएक्यूरेट। लेकिन वो फैक्चुअली क्या होता है, इनएक्यूरेट। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिटरेचर को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि ये एक सही क्रिटिक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद और क्या है हमारे पास आपको बताने के लिए कि रस्किन ने कौन से एग्जाम्पल्स इस ऐसे में लिए हैं, जिसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला उन्होंने लिया है एस.टी. कॉलरिज के क्रिस्टबल से। आप लोगों ने क्रिस्टबल पढ़ी होगी, मालूम होना चाहिए कि लिरिकल बैलेड्स में क्रिस्टबल पोएम आती है और इसमें एक लाइन आती है, द वन रेड लीफ द लास्ट ऑफ इट्स क्लैन दैट डांसेज एज ऑफन एज डांस इट कैन। इस कपलेट में आप नोटिस करेंगे कि वो एक लास्ट लीफ दिखा रहा है और वो हवा की वजह से हिल रही है, तो हिलने को डांस की से लिंक कर दिया और वो अपने खानदान का आखिरी वारिस है वो पत्ता। तो पत्ते के खानदान नहीं होते हैं, है ना। तो द लीफ इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट कैन डांस वॉलंटरीली, जैसे कि वो खुद डांस कर रही हो। ह्यूमन इमोशन इज एट्रीब्यूटेड टू अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, तो ये पैथेटिक फैलेसी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है द स्पेंट crocus bursting through the mold naked and shivering with his cup of gold। तो यहां पर the flower is portrayed as naked and shivering, human sensations are projected onto a plant। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल्स बहुत फेमस हैं। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड कि रस्किन की क्या क्वालिफिकेशंस थी, हम कैसे एक्सेप्ट करें उसके पॉइंट को। एक तो मैंने बताया कि वो सेज क्रिटिक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि These passages are beautiful but false and morbid। Morbid का मतलब होता है दुख उत्पन्न करते हैं। Pathetic fallacy becomes valid only in the work of great poets। अब यहाँ पे एक आयरनी है, एक पैराडॉक्स है। राइटर कह रहा है कि अगर बहुत बड़ा राइटर है, होमर है जैसे, वर्जिल है, अगर ऐसे क्लासिकल राइटर्स इस तरह की चीज़ करते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वो वैलिड है इन द वर्क्स ऑफ ग्रेट पोइट्स ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस। जब उनका इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस होता है तब हम उसको ठीक मानेंगे। व्हेन इट वुड सीम इन ह्यूमन टू रेजिस्ट इमोशनल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब है कि जब आप अपने इमोशंस को रेजिस्ट ही नहीं कर सकते और ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आप इनह्यूमन हो, ऐसे वक्त में इसको सही माना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस मे कंपेल पोइट्स टू ह्यूमनाइज नेचर, ये आपको याद रखना है। ये पैसेज के अंदर आता है, उस ऐसे के अंदर ये कोटेशन आता है। फिर इसके अलावा आप एक चीज़ और सीख सकते हो पैथेटिक फैलेसी में कि लेटर असेसमेंट क्या हुआ। तो इस बात को लेकर के लोगों ने जॉन रस्किन का भी क्रिटिसिज्म किया है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ रस्किन्स व्यू क्या है कि रस्किन्स स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड वुड मेक मैनी ग्रेट पोइट्स अपीयर मॉर्बिड। तो कॉलरिज जैसा कवि भी हमारी नज़रों से गिर सकता है। हिज आर्ग्यूमेंट कुड अप्लाई टू शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स, जैसे कि इसने अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। फिर है मॉडर्न क्रिटिक्स जनरली डिसएग्री विद रस्किन्स नेगेटिव जजमेंट, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न क्रिटिक्स इसकी बातों से उतना सहमत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाइए लास्ट पीपीटी पे, देखिए मॉडर्न मीनिंग एंड डिफरेंस फ्रॉम पर्सोनिफिकेशन। तो पैथेटिक फैलेसी को टुडे कैसे लिया जाता है कि द टर्म इज नाउ यूज्ड मेनली एज अ न्यूट्रल लिटरेरी डिवाइस। अब आपको मालूम ही है कि पर्सोनिफिकेशन को आज हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, यानी कि ये ऐसे एक तरह से खारिज कर दिया जाता है। पर क्योंकि नेट में क्वेश्चन आता है इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। इट रेफर्स टू द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस टू नेचर और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो मैं पहले 2 बार बता चुका हूं। पैथेटिक फैलेसी वर्सेस पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है कि नेचर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन इमोशंस। पैथेटिक फैलेसी क्या होती है कि जैसे कि नेचर ह्यूमन इमोशंस दे रही है, जबकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट रिसीव्स ह्यूमन क्वालिटीज। जैसे मैंने कहा कि देखो खंबा, अड़ियल खंबा मुझे देख रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने केवल ह्यूमन क्वालिटी उसमें डाल दी है। जबकि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नेचुरल ऑब्जेक्ट के अंदर ही ह्यूमन क्वालिटी होती है। दोनों में डिफरेंस है। इमोशनल एटमॉस्फेयर इज एम्फेसाइज्ड, इसमें इमोशनल एटमॉस्फेयर, क्योंकि राइटर जितना ज़्यादा हाईली इमोशनली चार्ज्ड होगा तभी वो पैथेटिक फैलेसी करता है। जबकि इसमें हम बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट ह्यूमन ट्रेट्स को एट्रीब्यूट कर दिया इनएनिमेट चीज़ों के साथ। इनडायरेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअल होता है, ये आपको पता है कि ये कॉन्टेक्चुअल होता है। जैसे क्रिस्टाबेल में
वो जो ओक का पेड़ है उसके लिए राइटर ने कॉन्टेक्चुअली यूज किया है, क्योंकि उस पोएम के अंदर एक सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर बताना है और ये भी बताना है कि अंधेरी रात है लेकिन क्योंकि चांद चमक रहा है, हालांकि चांद बादलों में से चमक रहा है और तब भी जो हमारी क्रिस्टाबेल है उसको एक पत्ता भी दिख रहा है, यानी कि एक डरावना एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो वो कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है कि राइटर को ऐसा दिखाना पड़ेगा। इसमें बड़ा डायरेक्ट और फॉर्मल होता है पर्सोनिफिकेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल, द ग्लूमी क्लाउड्स वॉच्ड ओवर द बैटलफील्ड। और कंक्लूजन क्या है कि पैथेटिक फैलेसी इमोशनली कनेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस विद द नेचुरल वर्ल्ड, एनरिचिंग मूड एंड एटमॉस्फेयर। कि हमको मालूम है कि पैथेटिक फैलेसी भी कई बार ज़रूरी होती है, पर्सोनिफिकेशन भी कई बार ज़रूरी होती है, क्योंकि हम इनके बिना अपनी बात को कह नहीं सकते। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।